नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो ईरान और अमेरिका के बीच जेनेवा में एक बार फिर से दूसरे दौर की बैठक होने वाली है। इसमें क्या कुछ चीज़ें बन पाएंगी, निकल पाएंगी, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में कुछ अपडेट्स भी मेरे पास हैं, उनकी भी हम बात करने वाले हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन इससे पहले एक जो जानकारी आई है वो मैं बता देता हूं सर, कि अमेरिकी सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, मेक ईरान ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बाद मेक ईरान ग्रेट अगेन का हैट पहनकर इसराइल से वो ये संदेश देते हैं कि 2026 का साल ईरान की मानता का साल होगा और वहाँ रिजीम चेंज होगा। बताइए। धन्यवाद पुनीत। आपने काफ़ी दिन बाद हम इस पे चर्चा कर रहे हैं ईरान पर, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं सब ये सोच रहे हैं कि जो ईरान का मुद्दा है इसमें होने वाला क्या है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेनेवा में बातचीत हो जाए और कतर के जो अमीर हैं वो ईरान से मिल लें, या फिर अमेरिका का जो युद्ध पोत है वो हॉर्मुज़ की जो उनकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके पास तैनात हो जाए। इन सब का मतलब क्या है, तो आज हम इस चीज़ को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे आपको कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपका उस बयान की तरफ वापस आऊँगा जो आपने कहा, लिंडसे ग्राहम का। देखिए, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, ख़ास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप के जो लोग हैं, यानी कि जो उनके आसपास के लोग हैं, मार्को रूबियो हैं और जितने भी हैं, स्टीव विटकॉफ हैं और जितने भी उनके दामाद उनके खुद हैं, उनके दामाद भी हैं, तो ये तमाम लोग हैं। ये इनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ईरान में रिजीम चेंज करना। इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि परमाणु हथियार ईरान ना बना पाए, नहीं। उनका जो मकसद है वो ये है कि जो ईरान का जो रिजीम है वो पूरी तरह चेंज हो जाए और वहाँ पर ठीक वैसी ही एक हुकूमत आ जाए जैसे वेनेजुएला में आई है। और अमेरिका का ये जो साहस आया है, जो उसके अंदर एक मोटिवेशन आया है, उसकी सबसे बड़ी वजह है वेनेजुएला। देखिए, वेनेजुएला दुनिया का एक ऐसा मुल्क था जिसके पास तेल के सबसे ज़्यादा भंडार है। तो अब उनको लगता है कि ईरान जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है ऑयल और गैस में, उस पर भी अमेरिका की एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ पर हो और वहाँ पर अमेरिकन कंपनियाँ काम करें, तेल निकालें या अमेरिका उस तेल को पूरी दुनिया में बेचे। तो अब ये स्ट्रेटजी जो एक नैरेटिव है या एक तरह से डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन पहले परमाणु हथियार वाली थी कि ईरान को रोकना है, कंटेन करके रखना है। अब डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में ये पूरी तरह चेंज हो चुकी है। नाउ दे आर फोकसिंग कि हमें वेनेजुएला 2.0 बनाना है। लेकिन वेनेजुएला 2.0 तो ईरान वेनेजुएला नहीं है ना। ये क्या मतलब, ठीक है वेनेजुएला को आपने कर लिया, लेकिन आप इसको ईरान को इतने हल्के में लेंगे और ईरान की ताकत को क्या नहीं समझ रहे हैं। ख़ास तौर पर तब अभी जब जो हालात बन रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि चाइना ने एक सैटेलाइट इमेज जारी कर दी और ये बता दिया कि मिडिल ईस्ट में कहाँ कहाँ पर अमेरिका के थर्ड और पैट्रियट सिस्टम लगाए गए, एयर डिफेंस सिस्टम। तो चाइना मदद कर रहा है, रशिया से लगातार Mi-28 और तमाम तरीके के हेलीकॉप्टर्स और तमाम साजो सामान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तब वेनेजुएला और ईरान का अगर कंपैरिजन करना कोई मतलब अलग बात नहीं लग रही है आपको कि कुछ भी अजीब सी बात है ये? बिल्कुल पुनीत, आपके सवाल बिल्कुल जायज़ है। एक एक बात आपने कही बिल्कुल सही है। वेनेजुएला का जो मिलिट्री पावर थी वो बिल्कुल एक तरह से बहुत कम थी ईरान के मुकाबले। ईरान को टैकल करने के लिए जो समय लग रहा है वो उसकी वजह यही है। अगर ईरान वेनेजुएला जैसा कंट्री होता तो वो अभी तक वहाँ पर ये सब चेंज हो चुका होता। लेकिन ईरान की ताकत क्या है? ईरान की ताकत है उसकी बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये उसकी ताकत है। यही वजह है कि इतना वक्त लग रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं आपको एक अंदर की बात बताऊंगा कि जो एयर
डिफेंस सिस्टम है ईरान का वो उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि जो पिछले साल जो लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, उसमें भी हमने देखा कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये है कि ईरान ने उस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया या इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया या उसे इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं मिली। लेकिन ईरान का जो बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल का जो जखीरा है उसको कैसे रोकना है, स्ट्रेटजी उसकी बन रही है। और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर इस रणनीति पे काम कर रहे हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च पैड हैं उनको पूरे ईरान में कहाँ कहाँ है उनको स्टडी किया जा रहा है। ज़्यादातर अंडरग्राउंड है, 80-90% जो बैलिस्टिक मिसाइल के जो उनके अड्डे हैं ईरान के, वो ज़मीन के भीतर हैं। तो उन अड्डों की पहचान की जा रही है सैटेलाइट के थ्रू। तो अमेरिका और इजराइल जब दोनों मिलकर अटैक करेंगे, मेरी बात को गौर से सुनिए, मैं इजराइल का नाम भी ले रहा हूँ, जबकि लोग इस बात को अभी नहीं मान रहे कि जब अमेरिका अटैक करेगा तो इजराइल उसमें साथ नहीं देगा, ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस बार जब भी अटैक होगा उसमें 100% 200% इजराइल भी शामिल होगा और जो बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकाने हैं सिर्फ और सिर्फ उनको टारगेट किया जाएगा। और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस जो होंगी वो भी तेहरान में आएंगी और उनका निशाना होगा खामनेई। एक जो आप बात बता रहे हैं इसमें एक ट्रम्प का हालिया बयान कि जेनेवा में होने वाली बातचीत में वो भी इनडायरेक्टली टॉक्स में रहेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। ईरान टफ नेगोशिएटर है, वो कह रहे हैं कि बल्कि ख़राब नेगोशिएटर है, अगर वो सही नेगोशिएट करता तो हमको 6 महीने पहले बम नहीं गिराने होते, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं करना होता। मुझे नहीं लगता कि वो डील ना करके अपने आप को मुश्किल में डालेंगे, ये ट्रम्प कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी मेरे ख्याल से कल या परसों के दिन की बात है, ट्रम्प की तरफ से एक बयान आता है, परसों ट्रम्प बयान देते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर मैं ईरान का सुप्रीम लीडर होता तो एक जगह पर इतने लंबे समय तक मैं नहीं रुकता। इसके मायने ये हैं कि वो ट्रैक कर रहे हैं कि कौन कहाँ। उन्होंने तो आगे की बात कही है पुनीत, बिल्कुल सही। उन्होंने तो ये कहा कि खामनेई कहाँ सोते हैं मुझे मालूम है। यस, उसका इनका हाँ। देखिए ये बातें जो आई हैं सामने कि खामनेई कहाँ सोते हैं, किस बंकर में रहते हैं, जो उनका घर है जो वो कितना बंकर नुमा है, ये सारी जानकारी मोसाद के थ्रू, CIA के थ्रू पहले कलेक्ट की गई है। मैं इस बात को अभी भी ये बात कह रहा हूँ, ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम इस वीडियो में कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस और इजराइल की स्पेशल फोर्सेस तेहरान में जब ये अटैक होगा उसके 5 या 7 दिन के बाद उतरेंगी और खामनेई का जो बंकर नुमा घर होगा वहाँ पर ये अटैक करेंगी और हो सकता है कि खामनेई को गिरफ्तार करे। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन ईरान की जो पावर या उसकी जो ताकत है जो हम देख रहे हैं उसका क्या, एक बात। दूसरी तरफ ये जो बातें कही जा रही हैं कि अगर ट्रम्प चाहें और खामनेई चाहें, ट्रम्प ने कहा है कि मैं खामनेई से मिलने के लिए भी तैयार, ये सब क्या है? मतलब ये केवल गोलमोल बातें हैं? देखिए खामनेई का जो एक स्टैंड है उनका, और वो स्टैंड आज का नहीं है, वो 40-50 सालों का है। जब ये 1979 में ईरान की जो अपराइजिंग हुई थी, यानी कि जो क्रांति हुई थी, उस वक्त का जो नैरेटिव है, जो सिद्धांत है, उसे खामनेई क्यों छोड़ेंगे? मेरी बात समझिए। उसे जो ईरान, वो तो कोर है ना, उनका कोर ये है कि ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक रहेगा, इस्लामी एक सत्ता रहेगी और वहाँ के जो आयतुल्लाज हैं वो सब उनके सुप्रीम रहेंगे, लोग उन्हें मानेंगे, ये शिया मेजॉरिटी कंट्री रहेगा। तो ये तो उस क्रांति के बाद डिसाइड हो गया था। अब अगर खामनेई कहें कि ट्रम्प की बात में मानने के लिए तैयार हूँ, तो फिर उनके अस्तित्व का सवाल हो जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर है। तो फिर आप फिर कहें कि सुप्रीम लीडर, लोग सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप तो कंप्रोमाइज़ हो गए। तो मुझे लगता है कि जो खामनेई और ट्रम्प के बीच में दोस्ती वाली बात है या बातचीत की वाली बात है, ये तो नहीं होगी। हाँ, ये बात कड़वी ज़रूर है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अटैक करेंगे। तो इसकी वजह ये है कि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते ईरान में जो आयतुल्ला खामनेई है उनकी हुकूमत रहे। ईरान जो है एक जो मौजूदा
वहाँ पे हुकूमत है, जिस तरह की भी है, इस्लामी हुकूमत है, वो उसको हटाना चाहते हैं ठीक है। ये जो आप कह रहे हैं कि वो हटाना चाहते हैं, ये पूरी किसी भी कोशिश कीमत पर, किसी भी कीमत पर। हाँ, वो उनके बयान जो हैं वो लगातार सामने भी आ रहे हैं इसी प्रकार के। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये तो ख्वाब जो देख रहा है अमेरिका और इसराइल, ये पूरा ये साफ है कि रिजीम चेंज। मैं समझना चाह रहा हूँ कि ईरान की ताकत, या ये जो अगर आप जो बता रहे हैं कि ये जो होगा, इसमें ईरान ने कहा है कि आप समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगा। तो उसकी ताकत क्या है, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को या इसराइल को कितना नुकसान हो सकता है इस कार्रवाई में? मतलब ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि आप सोचिए कि एक वॉरशिप के बाद दूसरा भी वॉरशिप आप भेज रहे हो। देखिए, ईरान की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसके साथ कोई नहीं है। सऊदी अरब मदद नहीं करेगा। कतर एक हद तक मदद कर सकता है बातचीत के चाइना, लिहाज रशिया? से। चाइना, रशिया ने वेनेजुएला में कुछ नहीं किया। नहीं, हथियार दे रहे हैं बस। हथियार आप ले सकते हो, लड़ाई आपको करनी है, और लेकिन हथियार भी वो इतने बड़े हथियार नहीं है कि आप अमेरिका का मुकाबला करें। तो चाइना, रशिया की उतनी मदद नहीं मिलेगी, एक लिमिट तक मिल सकती है। ईरान की जीत या ईरान का इस जंग में अगर ये होती है, तो ईरान की जंग में जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो ये है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है। अगर IRGC और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो मिलके एक पूरा एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि इस जो ये लड़ाई चले इसको लंबी खींच दें, मतलब इसको 1 महीना, 1.5 महीना, इतनी अगर ये लंबी चलती है तो ये ईरान की जीत होगी। लेकिन अगर उनकी स्ट्रेटजी फेल होती है, अमेरिका जितने भी उनके ठिकाने हैं उनको तबाह कर देता है, उन पे बम डाल देता है, अमेरिका और इजराइल के कमांडो तेहरान में उतर जाते हैं, तो मुश्किल वाली बात हो। मतलब ये देखिए, अगर हम ये माने कि ईरान के पास क्या इस युद्ध को लंबा खींचने की ताकत है, सलाहियत है, तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन ये डिपेंड करेगा, जब आप युद्ध में जाते हैं तो उस समय आपकी रणनीति क्या होती है, उस समय आपकी स्ट्रेटजी क्या होती है, आप कितने अच्छे तरीके से लड़ते हैं। लेकिन 12 दिनों में हमने देखा कि ईरान ने खींचा तो था, और वो अमेरिका और इसराइल दोनों के मतलब पसीने छूट जाना, ये कहना गलत नहीं होगा। नहीं, मैं तो ये बात मानता हूँ कि पूरे मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में अगर कोई मुल्क है जिसके पास वो ताकत है तो वो ईरान है, पूरे मिडिल ईस्ट में। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सवाल क्या पैदा होता है, देखिए पुनीत, जब आप जंग लड़ते हैं तो आपको मदद की भी दरकार होती है, क्योंकि आज का जो जंग है, जो सूरत हाल है, उसमें आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको नए नए हथियारों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो कहीं से सप्लाई होने शुरू हो जाए, अब फ़र्ज़ कीजिए, ये एक हाइपोथेटिकल एक सिनेरियो है, अगर ईरान की मदद चीन और रूस मिलकर करनी शुरू कर दे तो ये जंग लंबी खिंच सकती है। अमेरिका और इजराइल के बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अगर सऊदी अरब, कतर ईरान के सपोर्ट में खुल के आ जाए तो भी ये जंग लंबी खिंच सकती है, या मैदान खाली छोड़ दें। हाँ, बदकिस्मती खिलाड़ी नहीं है। हाँ, बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि ईरान को जो भी कुछ करना है वो खुद अपने दम पे करना है। यही वजह है कि हमने इस वीडियो के शुरू में कहा कि ऐसे हालात ऐसे हो रहे हैं। हम आप झूठी तसल्ली कहें कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी हालात क्या है कि ईरान को जो भी जंग लड़नी है अमेरिका के साथ, वो अपने दम पे ही लड़नी है। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, अपने दम पर लड़नी है। ये जो पहले दौर की बैठक, दूसरे दौर की बैठक, और फिर क्या तीसरे दौर की बैठक होगी, 1 महीने का जो ट्रंप वक्त देने की बात कर रहे थे, या फिर बहुत जल्दी अमेरिका कोई एक्शन ले सकता है शॉर्ट में? मुझे लगता है कि जो 3 ये बैठकें हैं, इसके बीच में कुछ हमला हो सकता है। वजह क्या है? वजह ये है कि ईरान इस चीज़ को लंबा खींचना चाहता है अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए, और अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर एक मौके की तलाश में। ये बोल रहे थे कि 10,000 के करीब भंडार है मिसाइल का ईरान के पास, और एक बार में 2,000 दागने की ताकत है। अगर 2,000 दागी और 2,000 में से अगर 1,000 भी इधर उधर चली गई तो हालात मुश्किल पैदा कर देगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, अमेरिका और इजराइल की जो तैयारी है वो तो ये है कि भाई हम इनको रास्ते में एक डिफ्यूज़ करेंगे, उनके ठिकाने निस्तानाबूद करेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, ईरान की ताकत इस बात पर निर्भर है कि जब जंग शुरू होगी तो ईरान कितने अच्छे तरीके से जवाब देता है।
अगर उसने अच्छे तरीके से जवाब दिया तो ये जंग लंबी चलेगी। लेकिन अगर उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड, उसकी जो फ़ौज है, उसकी जो कमांड है, उसमें अगर एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ, वो एक साथ नहीं लड़ पाए, उनका कम्युनिकेशन फेल हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि 12 दिनों के जो जो जंग हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें फेल हुई थी ईरान की, कम्युनिकेशन तमाम चीज़ें उसको, लेकिन उनका जो सिंक्रोनाइजेशन या जो कोऑर्डिनेशन आपस में था फोर्सेस का, उसकी वजह से ईरान आज भी नेगोशिएट कर रहा है, मीटिंग कर रहा है अमेरिका से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ कि अगर उनका सेंट्रल कमांड बिल्कुल मजबूत रहा, यानी कि जो उनके टॉप कमांडर हैं वो बिल्कुल एक जगह बैठे रहे और एक जगह चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया, तो ये जंग लंबी खींचेगी। और अगर उसमें कुछ कहें कि बिखराव आ गया तो फिर इसका फ़ायदा अमेरिका और इजराइल उठाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की कि ये दूसरे दौर की बातचीत जो होने जा रही है जिनेवा में, और उसके बाद क्या हालात बन सकते हैं, अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी है, ये बताने की कोशिश हमने की है कि अमेरिका क्या प्लान करके चल रहा है, ईरान की ताकत क्या है, ये भी हमने बताया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। अपना प्यार देते रहिए। बहुत शुक्रिया।